तो भारतीय संविधान का भाग 18 राष्ट्रपति को, या कहें कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल को एक विशेष पावर देती है कि देश की पूरी व्यवस्था, संघात्मक प्रणाली सहित सभी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाएंगी यदि देश में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो। और आपातकाल 3 प्रकार से इसमें वर्णित किए गए। ठीक है, 3 तरीके से आपातकालों को लगाया जा सकता है भारत में विभिन्न परिस्थितियों में। ठीक, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक बंद किए गए हैं कि आपातकाल कैसे और किस परिस्थिति में लगाए जा सकते हैं और उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होगी, प्रोसीजर होगा, इन सभी विषयों के बारे में व्यापक चर्चा पर चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक, तो आपातकालीन राष्ट्रपति की एक विशेष शक्ति है और विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति को मिलती है। और जहाँ पे ही राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वहीं पर राष्ट्रपति के बिहाफ में इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। और ये जो मंत्रिपरिषद है इसी के अंदर एक बॉडी है मंत्रिमंडल। संविधान में कहीं पर भी जब मूल संविधान बना था मंत्रिमंडल शब्द नहीं था, लेकिन अभी जो है मंत्रिमंडल शब्द आर्टिकल 352 में जोड़ दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये लिख दिया गया है कि मंत्रिमंडल लिखित तौर पे दे राष्ट्रपति को कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिससे आर्टिकल 352 लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 352 आपातकाल की उद्घोषणा की बात करता है। ठीक, पहले मैं चाह रहा हूँ कि वर्ड टू वर्ड हम एक बार संविधान में क्या लिखा है ये पढ़ते हैं और फिर इसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगा कि, और एक चर्चा हमारी शायद हो चुकी है कि मूलाधिकार वर्सेस आपातकाल। ये चर्चा हमारी हो चुकी है कि जब आपातकाल लेंगे तो मूलाधिकारों की क्या स्थिति होगी, ये चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, वो हम डिस्कस एक बार देख लेंगे। आर्टिकल 358 और 359 एक बार आएंगे ही, लेकिन यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं उसे कराने वाला। यहाँ पे सिर्फ मैं राष्ट्रपति की इस पावर के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में आप लोग भी बेरक्त में ओपन कर सकते हो आर्टिकल 352। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, 3 तरीके की परिस्थितियाँ दी गई हैं। पहला है युद्ध, तीसरा है बाह्य आक्रमण। पहले यहाँ पे आंतरिक अशांति लिखा था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से इस शब्द को रिप्लेस करके सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया, के कारण से भारत या उसके राज्य क्षेत्र में किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है, भारत के किसी एक हिस्से में भी लगाया जा सकता है, जो उद्घोषणा में विनिष्ट किया जाए इस आशय से घोषणा कर सकेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 352 क्या है? आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है तो घोषित करने वाले आपात की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सुरक्षा संकट में है, युद्ध या ऐसे आक्रमण विद्रोह वास्तव में होने से पहले भी की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि हम युद्ध कर ही लें, जरूरी नहीं है कि हमारे ऊपर आक्रमण हो ही जाए, उससे पहले भी ये आपातकाल लगाया जा सकता है ना। यदि ऐसी परिस्थिति कुछ लगती है तो भी ये किया जा सकता है। देश में सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति बन रही हो तो भी ये किया जा रहा है, ऐसा स्पष्टीकरण किया गया है। ठीक है, पहले भी की जा सकेगी। क्लियर है? सिर्फ होने के बाद नहीं, पहले भी, ताकि उसको प्रिवेंट किया जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा में पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, उसको वापस लिया जा सकता है। यदि एक बार उद्घोषणा हो गई आपातकाल की तो उस उद्घोषणा को क्या किया जा सकता है? वापस भी लिया जा सकता है। ठीक, इसके बाद राष्ट्रपति खंड 1 के अधीन उद्घोषणा या ऐसे उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक कि संघ के मंत्रिमंडल अर्थात उस परिषद का जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर पर अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है। यहाँ पे देखिए शब्द यूज किया गया है मंत्रिमंडल, तो ये अभी जोड़ा गया है 44वें में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंत्रिमंडल का
यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि परिषद का अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है। यह विनिश्चय की ऐसी उद्घोषणा की जाए उसे लिखित रूप में संशोधित नहीं किया जाता। ये लिखा हुआ, राष्ट्रपति तभी आपातकाल लगाएगा जब उसे लिखित तौर पे मंत्रिमंडल ये कहे कि देश में आपातकालिक स्थिति है। मौखिक पहले तो किसी भी रूप में था, और तभी एक राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति 1975 में देखी गई, जिसमें आंतरिक अशांति के कारण से आपातकाल लगा दिया गया। ठीक है, देश के नागरिकों को ही जेल में डाल दिया गया। तो ऐसे में अब ये एक प्रावधान किया गया है ताकि पूरी मंत्रिमंडल को ये सूचना होनी चाहिए कि आपातकालिक की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक, इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। जैसे ही आपातकाल लगेगा, वो आपातकाल की उद्घोषणा किसको सूचित किया जाएगा? संसद को, पार्लियामेंट को। ठीक है, संसद के समक्ष प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, 1 मास की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता तो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। जब भी आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, तो उसको कहाँ रखा जाएगा? संसद के पास। और संसद को 1 महीने के अंदर अंदर उसे क्या करना पड़ेगा? अनुमोदित करना पड़ेगा। संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा को भी, राज्यसभा को, 1 मास में क्या होनी चाहिए? ये इसका अनुमोदन होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा? ये ठीक है, समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे 1 मास की समाप्ति पर, उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया गया तो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यानी कि यदि 1 मास के अंदर उसको नहीं अनुमोदित किया गया तो उसका प्रवर्तन भी समाप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। क्लियर है? स्पष्ट है? हाँ, साधारण बहुमत से, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे उसका अनुमोदन, फिर मैंने आपको बताया क्या बोला था, अनुमोदन का मतलब क्या होता है? समर्थन। यहाँ पे शब्द पारित नहीं लिखा हुआ है, समर्थन शब्द लिखा हुआ है। और कोई समर्थन मतलब संसद का समर्थन, मतलब दोनों सदनों का समर्थन होना चाहिए। सदन में ही रखा जाएगा, उपस्थित मतदान का ही जो बहुमत होगा उसी को ही समर्थन माना जाएगा। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरा, परंतु यदि ऐसी, अब देखिए गड़बड़ ये हो सकता है कि आपात की उद्घोषणा कर दी जाए, लोकसभा ही ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? पहले राज्यसभा से करवा लिया जाएगा। ये लिखा हुआ है, परंतु यदि कोई ऐसी उद्घोषणा जो पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, या लोकसभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट 1 मास की अवधि के दौरान हो जाता है। मतलब जो मान लीजिए कि लोकसभा का विघटन ऐसे हो गया, आज लोकसभा है अभी, और अचानक से ही क्या हुआ, राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया। आपातकाल की स्थिति में 1 मास के अंदर अनुमोदन करना चाहिए, लेकिन उस समय ही विघटन हो गया, या पहले से ही विघटन था, या ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ठीक है, लोकसभा का यदि विघटन हो गया, लोकसभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट 1 मास की अवधि के दौरान हो जाता है। यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प, तो फिर क्या होगा? यदि लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा को 1 मास के अंदर अंदर अनुमोदन करना होगा, और जैसे ही लोकसभा बनेगी वो तुरंत उसका अनुमोदन कर देगी। ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। मान लो लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन ले लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही लोकसभा बनेगी उसके द्वारा 1 मास के अंदर अनुमोदन किया जाएगा। यही लिखा हुआ है, अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किंतु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है, तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है, नहीं लोकसभा फिर से चुन के आती है और पहली बार बैठती है, तो 30 दिन की अवधि के अंदर करना पड़ेगा। यहाँ पे 30 दिन यानी 1 मास ही है, 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोकसभा द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे यह स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो खंड 4 के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ तो ये है कि
लोकसभा जब नई बन के आएगी तो लोकसभा के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको पारित करना होगा 30 दिन के अंदर। 30 दिन, पहले तो लिखा हुआ 1 मास, यदि लोकसभा है तो 1 मास के अंदर कर दे, वही है। 1 मास में कभी कभी 31 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है, कभी 28-29 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर है 30 दिन के अंदर लोकसभा जब नई बार चुन के आएगी और अनुमोदन पहले लोकसभा का विघटन हो गया था और नई लोकसभा चुन के आती है तो 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा वापस नहीं ली जाती। खंड 4 के अधीन उपबंधों, खंड 4 के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन पे नहीं रहेगी। कहने का मतलब यही है कि यदि आपात की उद्घोषणा वापस नहीं ली जाती है, ठीक है, आपातकाल की उद्घोषणा एक बार सदन से तो पारित हो गई, चल गई, लेकिन मान लीजिए उसको वापस नहीं लिया जाता है तो क्या होगा कि जिस दिन उसको पारित किया गया है उसके 6 मास की तारीख के अंदर अंदर वो समाप्त हो जाएगी। यानी कि आपातकाल की उद्घोषणा को बनाए रखना है यदि आपको, तो उसे बार बार क्या करना पड़ेगा, संसद में बार बार उसे पारित कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार लग गया और फिर लगा ही रहा, संसद में हर 6 महीने में उसको रिन्यूअल कराना है, आपको संसद से बार बार पारित कराना है कि आपात की जरूरत है। ये इसलिए किया गया ताकि मंत्रिमंडल निरंकुश ना बने। संसद मतलब जनता के प्रतिनिधि, इनकी सहमति से, इनके अनुमोदन से आपातकाल लगा है, ये भी सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। आगे नेक्स्ट, परंतु यदि लोकसभा का विघटन 6 मास की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है, उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है, उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के लिए कोई संकल्प लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता, तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है, 30 दिन की समाप्ति, अच्छा ये हो चुका है शायद, 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। उक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति पहले उद्घोषणा से अनुमोदन करने वाले संकल्प लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है खंड 4 और 5 के प्रयोजनों के लिए संकल्प संसद के किसी भी सदन में कुल सदस्यों के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो खंड 4 और 5 में दोनों बंद हैं कि संसद इसको कैसे पारित करेगी, तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 तरीके से बहुमत यहाँ पे दिया गया है। एक तो है कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है, टोटल जितने भी सदस्य हैं, कुल सदस्यों का बहुमत समझ रहे हैं, टोटल मेंबर का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत, या तो ये हो जाए, ये तो एक तरीके से कोटा दे दिया गया है। टोटल सदस्य कितने हैं, टोटल सदस्य मान लेते हैं 250 है राज्यसभा में, राज्यसभा का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें 200, उसमें 550 है, इसमें 250 है, ठीक है, तो 250 सदस्य हैं, इनका बहुमत कितना होगा, 125 + 1 है ना, ये एक तरीके से इसका बहुमत है, कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक। कह रहा ये तो कोटा है एक तरीके से, ठीक, इतना तो होना ही चाहिए, प्लस यदि उपस्थित पर मतदान, उपस्थित और मतदान का बहुमत होना चाहिए कितना, 2/3 बहुमत, इसका क्या होगा, उपस्थित और मतदान का 2/3, तो 2/3 कितना होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही निकल के आना चाहिए तभी मान्य होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहाँ पे भी ये लिखा हुआ कुल सदस्यों का बहुमत, यानी समझ लीजिए एक कोटा बना दिया उन्होंने, इतना तो आना ही चाहिए। अब बाकी इसमें करवा लीजिए, उपस्थित और मतदान में 2/3 करवा लीजिए, इससे ज़्यादा निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे, ये क्या है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। हाँ, ये तो एक कोटा हो गया ना आपका, ये तो बहुमत आपका ये हो गया, उपस्थित और मतदान का बहुमत 2/3 दे दिया इन्होंने, इतना 2/3 आपको मेजोरिटी करनी पड़ेगी, लेकिन ये क्या है, टोटल का 1 इतना तो होना ही चाहिए, आपका मिनिमम कोटा है ये, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ कुल सदस्यों संख्या के बहुमत द्वारा, यहाँ पे या शब्द नहीं लिखा हुआ, तथा शब्द लिखा हुआ है, और उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 के बहुमत द्वारा ही पारित किया जा सकेगा। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे जहाँ पे भी देखो, यदि यहाँ पे या लिखा होता तो या तो या है ना, यहाँ पे दोनों की बात दोनों ही लेने पड़ेंगे। पूर्वगामी उपबंधों, तो ये तो हमें स्पष्ट ही है, पहला वाला तो बहुमत सबको स्पष्ट है ना, कुल सदस्यों का बहुमत कितना होगा, वो वाला आपको निकालना पड़ेगा, वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, बस बात यही है, मोटी मोटी इनडायरेक्टली ये कह रहा है।
नेक्स्ट है पूर्वगामी खंडों के किसी बात के होते हुए यदि लोकसभा खंड एक के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का यथास्थिति अनुमोदन या उसे प्रभुत्व बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को वापस ले लेगा। कहने का मतलब है कि लोकसभा के द्वारा क्या किया जाता है, ऐसा बोल दिया जाता है कि इसे बनाए रखिए या इसे हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति के ऊपर है कि उद्घोषणा को वापस ले रख यदि राष्ट्रपति अनुमोदन के बाद भी यदि लोकसभा ने कह दिया कि आपात उद्घोषणा बनी रहे तो भी राष्ट्रपति वापस ले सकता है। मतलब मंत्रिपरिषद के पास पावर है कि वो कभी भी इसको वापस ले सकती है। 8वां खंड कहता है जहां खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणाओं का यथास्थिति अनुमोदन या उसको प्रभुत्व बनाए रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने तथा अपने आशय की सूचना लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग पर हस्ताक्षर करके लिखित रूप में यदि लोकसभा सत्र में है तो अध्यक्ष को, यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को। ठीक है, तो वही है जो उद्घोषणा है इसको प्रभुत्व बनाए रखना है, इसको अनुमोदन करने वाला संकल्प जो है उसको प्रस्तावित करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल लोकसभा के सदस्यों का 10वां हिस्सा किसको साइन करके देगा, अध्यक्ष को, और यदि लोकसभा सत्र में नहीं तो राष्ट्रपति को दी गई है। ऐसे संकल्प पर विचार करने के प्रयोजन के लिए लोकसभा की विशेष बैठक यथास्थिति अध्यक्ष राष्ट्रपति को ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन भीतर दी जाएगी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें पहले आप लिख लो फिर इसके बाद और चीजें समझे। लिखे, हेडिंग डलवाई थी मैंने, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिखे, आपात उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं। निम्नलिखित शक्तियां हैं। नंबर 1, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के होने या इनमें से किसी भी संभावना के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकेगा। परंतु इस उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति होना अनिवार्य है। ठीक है, लिखित सहमति होना अनिवार्य है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे लिखिए। राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए इस आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना अनिवार्य है। जिसकी अवधि
1 मास है, जिसकी अवधि 1 मास है, ठीक है, तो 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन भी होना चाहिए कि हाँ ठीक है आपातकाल की स्थिति है। क्लियर है? और इसको पारित करना की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत, ठीक है, ये होना अनिवार्य है। जब तक 6 महीने आएंगे तब तक फिर यही प्रक्रिया होगी। हाँ, बार बार अगेन टू अगेन उसे पारित कराना पड़ेगा, रिन्यूअल कराना पड़ेगा। यदि रिन्यूअल नहीं होगा तो फिर वो ख़त्म हो जाएगी, उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। और फिर आपातकाल वापस लेने के लिए फिर इतना ही बहुमत चाहिए? नहीं, वापस तो राष्ट्रपति अभी ले ले, लगाया तुरंत वापस लेने के लिए क्यों चाहिए? वापस लेने के लिए कुछ नहीं चाहिए, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल जब चाहे उसे वापस कर सकती है। तो सर अगर दोनों सदनों से करना है तो मान लिया उसमें लोकसभा में तो ले लेंगे, अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत है और सर अगर स्टेट में गवर्नमेंट नहीं हुई तो सर तो आपातकाल में थोड़ा ना राजनीति होती है, देश इमरजेंसी में है तो ये स्टेट ऐसा कुछ नहीं है। जब देश में ऐसी परिस्थिति होगी तो कोई कुछ नहीं करेगा, हो जाएगा, ठीक है। जटिल जरूरी है, देश के फंडामेंटल राइट सब कुछ खत्म हो जाएंगे इसमें तो 1 सेकंड में। आपातकाल लगने का मतलब भी तो यही है ना कि देश में राज्यों की जो व्यवस्थाएं हैं सब खत्म, देश क्या हो जाएगा, पूरा एकात्मक हो जाएगा, पूरी शक्ति केंद्र पालिका के पास आ जाएगी, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। अनुमोदन के अनुमोदन जैसे क्वेश्चन है बच्चों का कि अनुमोदन के बाद आपातकाल नहीं लगेगा, जिस दिन आपातकाल लगा दिएगा उसी दिन से आपातकाल लग जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। बस 1 महीने के अंदर उसे अनुमोदन लगना भी जरूरी है। यदि 1 महीने के अंदर अनुमोदन नहीं होता तो वो आपातकाल अपने आप हट जाएगा, ठीक है। मतलब वो तो आज से आज ही उद्घोषणा हुई, आज ही लग गया आपातकाल आपका, ठीक है। जिस दिन से आपातकाल की उद्घोषणा होगी उसी दिन से आपातकाल लग जाएगा। और संसद के पास यह है कि वो 1 महीना टाइम लग जाता है, कई बार सत्र नहीं है, आहूत करो, फिर इसके बाद विचार विमर्श होता है सदन में, तो लंबी प्रक्रिया है, इसलिए तो उसके लिए तो लिखित सूचना देना पड़ेगा। वो मंत्रिमंडल देता है ना सारा काम, वो तो राष्ट्रपति को देता है। कई बार क्या होता था, जैसे जब 1975 का आपातकाल लगा था तो उसमें 1 मैन पर्सन ने ही आपातकाल का डिसीजन लिया। लोग कहते हैं कि इसके पीछे संजय गांधी का हाथ था, कुछ लोग कहते हैं कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे उन्हें ही नहीं पता है। सुबह सुबह न्यूज़पेपर्स की सबकी लाइट काट दी गई कि न्यूज़पेपर ना छप सके, ना पहुंच सके। गृह मंत्री के पास फ़ोन पहुंचा, गृह मंत्री को खुद नहीं पता था कि आपातकाल लगा है कि क्या लगा है, लाइट क्यों काटी गई। तो जब वो पहुंचने के बाद उन्होंने पूछा तो बहन जी ने बता दिया, उस समय इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बता दिया आपातकाल लग गया। तो क्या है, जब लिखित सूचना होगी पूरे मंत्रिमंडल को पता होगा। पहले क्या था, जो डिसीजन ले लिया प्रधानमंत्री ने ले लिया। इंदिरा गांधी के टाइम पे थोड़ा सा ये एक बहुत बड़ी स्थिति थी कि सत्ता का केंद्रीकरण एक ही व्यक्ति में था। अभी भी आप देखेंगे तो सत्ता का केंद्रीकरण कभी कभी क्या होता है, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी किसी भी इरा में प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, जैसे मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड पे उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी नहीं रहा तो बाकी के लोग कर गए, भ्रष्टाचार और दुनियादारी सब कुछ हुआ। उस समय सोनिया गांधी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावी रहा। अभी इस समय देखिए, इस समय तो एक ही व्यक्तित्व प्रभावी है, प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द ही पूरा मंत्रिमंडल घूम रहा है, जो उनके निर्णय डिसीजन है वही सब सुन रहे हैं, मान रहे हैं। तो होता है पर्सनालिटीज़ के ऊपर। जब नेहरू थे तो उस समय पटेल का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा था, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी के ऊपर होता है। नेहरू, फिर शास्त्री जी आए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे तो एक पद पे व्यक्ति कौन बैठा हुआ है, उसकी क्या पर्सनालिटी है, कैसा उसका रवैया है। इंदिरा गांधी एक ऐसी लेडी थी जो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाती थी, बड़े बड़े डिसीजन लिए उसने, है ना। उसने कहा कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय हुआ था ना पोखरण प्रथम, उसके टाइम पे उसने कहा कि चलो कर दो हमला पाकिस्तान पे, हो गया हमला पाकिस्तान, बांग्लादेश बना के रख दिया, ठीक है। कहा बोला सोवियत संघ से ट्रीटी कर लो, नैम की नीति वाला देश सोवियत संघ से ट्रीटी कर बैठा। उसके डिसीजन बहुत पावरफुल थे। भूमि सुधार कानून लागू कर दिए उसने, तो उसने बहुत काम किया। प्रीवी पर समाप्त कर दिया, वजह राजाओं की जो निजी थैली है ख़त्म। तो एक कहते हैं ना कि जब आप उस पोस्ट में कौन बैठा है ये बहुत ज़रूरी है, काम करता है वो, ठीक है। कहाँ पे हम लोग,
ये हो गया, अवधि 1 मास है। तो ये आर्टिकल 352 मूल रूप से यही है। 3 परिस्थितियां हैं, 3 परिस्थितियों के आधार पे ये आपातकाल लगेगा। आर्टिकल 353 में कुछ लिखा नहीं है खास, यहाँ पे लिखा है इसका प्रभाव क्या होगा। तो लिखा हुआ है कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संविधान में किसी बात के होते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य तक पहुंच जाएगा, मतलब कि अब सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी। आर्टिकल 353 में लिखा है कि आपात की उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या फैलेगा। तो पहला इम्पैक्ट क्या हो जाएगा कि देश का संघीय ढांचा खत्म हो जाएगा, देश हो जाएगा एकात्मक, सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद ही सब कुछ हो जाएगी, कानून बनाने की सर्वोपरि संस्था जो राज्यों की सरकारें हैं सब खत्म, विधानमंडल खत्म, ठीक है। तो राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति किस रीत से प्रयोग करता है ये संघ में निहित हो जाएगा, पहला तो ये। दूसरा, किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने संसद की शक्ति के अंतर्गत इस बात के होते हुए कि वह संघ सूची में प्रकटित विषय नहीं है, ऐसी विधियां बनाने की शक्ति होगी जो उस विषय के संबंध में संघ को या संघ के अधिकारियों को, प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करती हैं, उन पर कर्तव्य आरोपित करती हैं या शक्तियों को प्रदान किया जाना या कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत करती हैं, ठीक है। इसके बाद, परंतु जहां आपात की उद्घोषणा भारत के राज क्षेत्र के किसी भाग में प्रवर्तन में है, वहां यदि जहां तक भारत या उसके किसी राज क्षेत्र में किसी भाग की सुरक्षा भारत के राज क्षेत्र के उस भाग या उसके संबंध में जिसमें आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है और वहां के अधीन निर्देश देने में संघ की कार्यपालिका शक्ति के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का विस्तार राज्य पर होगा। सिंपल सी एक बात 353 में लिखी हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर आ जाएंगी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की है, बस खत्म बात, ठीक है। हाँ, पूरे देश में लगेगा तो एकात्मक हो जाएगा, किसी एक राज्य में लगा तो वो क्षेत्र उनके प्रभाव में आएगा, तो वो क्षेत्र आएगा और फिर वहाँ की जो सरकार, राज्य सरकार, वो सारा कुछ सेंट्रल संसद के पास, और बाकी राज्य तो अपने हिसाब से हाँ वो चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल यही रहेगा। नेक्स्ट है 354, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। तो जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा, देखो आमतौर पे जब कभी आपातकाल लगेगा, खासकर आंतरिक आधार पे यदि आपातकाल लगता है, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पे तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे लगा दिया जाता है, ठीक है, और कई बार पूरे देश में भी लगा है। भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है, 3-3 मोर्चे में लड़ाई हुई तो पूरे देश में आपातकाल लगाया गया। लेकिन जब आंतरिक आपातकाल लगेगा तो कभी भी आपको सोचिए कि देश के एक हिस्से में नहीं लागू किया जाएगा। कारण ये है कि आधे हिस्से में आपने आपातकाल नहीं लगा, जो देशद्रोही विद्रोही हैं हो सकता है वो दूसरे स्टेट में प्रवेश कर जाएं, है ना। तो एक साथ लगा के आपातकाल उस क्षेत्र को हैंडल किया जाएगा। 1975 में तो कुछ नहीं हुआ था, ऐसी आंदोलन चला था, छात्र आंदोलन चला था जेपी के नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण थे उस समय उसके अगुवाई में, और एक छात्र आंदोलन चला था। लेकिन इंदिरा गांधी और ये कह सकते हैं कि संजय गांधी ने जो है इसको एक कड़ा रुख अपनाया, ठीक है। 1954 में जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। पैसा कैसे कैसे बटेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि संविधान के अनुच्छेद 268, यहाँ पे मतलब कि लिखा हुआ है कि कौन से टैक्सेस होंगे, उन टैक्सेस को कौन लगाएगा, 368 से लेकर 379 तक यही लिखा हुआ है, ठीक है। टैक्सेस के बारे में चर्चा है वहाँ पे, है ना, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को वहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279 सभी या कोई उपबंध किसी ऐसी अवधि के लिए जो उस आदेश में निर्दिष्ट किया जाए जो किसी भी दशा में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे नहीं बढ़ेंगी, जिसमें ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती, ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो ठीक समझे। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि इसके लिए भी राष्ट्रपति ही पावरफुल है, राष्ट्रपति ही ये निर्देश करेंगे कि पैसे को कहाँ पे किसका वितरण क्या होना चाहिए, तो ये सब राष्ट्रपति के द्वारा ठीक समझे, यहाँ पे लिखा हुआ है तो समझिए राष्ट्रपति के पास पावर दे दी गई। तो आर्टिकल 354, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है 355, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान में जब आप केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे तो आर्टिकल एक बार खोलिए 256 और 257, 2 अनुच्छेद खोलिए। राज्यों, अब हम पहुंच रहे हैं दूसरे प्रकार के, एक तो प्रकार है आपका राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, अब दूसरा पहुंच रहे हैं आर्टिकल 356, इसमें राष्ट्रपति शासन की बात होती है। किसी राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, वहां की सरकार डिस्टर्ब हो जाती है, तो वहां पे क्या लगा दिया जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा।
तो इसके लिए देखिए 2-3 चीज़ें समझिए। पहला क्या है, 356 क्या है, 256 आर्टिकल 256 सब लोग खोलें, ऑनलाइन में भी जितने लोग हैं सब लोग को अपने बेयर एक्ट में जरूर देखना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? इसमें राज्यों और संघ की बाध्यता। हाँ, आर्टिकल 257 में क्या लिखा हुआ है? कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। एक और आर्टिकल है, अभी ये दोनों तो चलो लॉ में पढ़ देता हूँ। आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल 256। आर्टिकल 256 कहता है, ये आपका प्रशासनिक संबंध है, ठीक है। मैं थोड़ा सा लिंक करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आए। यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यों की और संघ की बाध्यता। राज्यों की और संघ की बाध्यता, क्या बाध्यता है इनकी? पहली आता, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है अनुपालन सुनिश्चित रहे। समझ रहे बात को? संसद कानून बना रही है, उन कानूनों का पालन हो सके किसी राज्य में, ऐसे राज्य की कार्यपालिका शक्ति चलाई जाएगी, ठीक है। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियां और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है अनुपालन सुनिश्चित रहे। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार उसके लिए आवश्यक। ये है सामान्य निर्देश, सामान्य निर्देश दिए गए हैं इसमें, ठीक है। आर्टिकल 356 में कि आपको अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस तरीके से प्रयोग करना है ताकि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित रहे, नहीं तो क्या होगा, संघ क्या करेगा, निर्देश दे सकेगा, सामान्य निर्देश। 356 में लिखा हुआ है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण की बात हो रही है। यह है विशेष निर्देश। क्या है, मैं पढ़ देता हूं। विशेष निर्देश, आपको लगता है कि हमारे यहाँ स्टेट के पास पावर है, बहुत पावर नहीं है, ऐसे ऐसे उपबंध है संविधान में। लिखा हुआ है 257 कहता है प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना आए। मतलब राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस तरीके से प्रयोग करे ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्यपालिका शक्ति बाधित ना हो, ठीक है, अड़चन ना आए या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, ठीक है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार प्रत्येक राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार इसके प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अब आवश्यक, कुछ भी आवश्यक प्रतीत हो सकता है, तो समझिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पावरफुल हो गया आपका। तभी तो राज्यपाल के पास बहुत बड़ा हथकंडा है। राज्यपाल एक रिपोर्ट लिख दे कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है तो तुरंत राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा निर्देश 257 में दिया गया है। तीसरा खोलते हैं 365 में, एक आर्टिकल है 365, उसे खोलिए। हाँ, आर्टिकल 365, ठीक है। 3 आर्टिकल मैंने यहाँ पे जोड़े, 256, 257, 365। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। मान लीजिए संघ ने कोई निर्देश दिया राज्यों को और उन्होंने नहीं किया तो क्या होगा, ये लिखा हुआ है 365 में। क्या लिखा है, जहां तक इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल रहता है तो वहां राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। यह है कठोर निर्देश, यहां पे लिखे हुए कठोर निर्देश, राष्ट्रपति तुरंत मान लेगा। ये बोला गया कि संसद के कानून लागू रहें, इस तरीके से आप अपनी कार्यपालिका शक्ति चलाइएगा। यहाँ पे बोला गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रॉपर चलती रहे, उसमें कोई अड़चन ना आए, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया गया कि यदि आपने इन दोनों को नहीं माना तो हम ये मानेंगे कि संविधान के हिसाब से स्टेट नहीं चल रहा है। इसको बोलते कठोर निर्देश। 3 प्रकार के निर्देश दिए गए, किसको, स्टेट को दिए गए सेंट्रल के द्वारा, ठीक। और यदि ये क्लियर हो गया, 365 के अनुसार मान लिया गया कि राज्य का शासन नहीं चल रहा है तो क्या लग जाएगा, 356 लग जाएगा और आपका जितना भी विधायिका सब एक तरफ खत्म, सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक तो एक बात ये हो गई।
आर्टिकल 300, ये तीनों समझ में आ गए। ठीक है, ये बहुत बिखराव है, आमतौर पे लिंक करके हम कहीं मिलता नहीं है। अब यहाँ पे आर्टिकल 355 भी एक दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई बाह्य आक्रमण होता है और आंतरिक अशांति की स्थिति पैदा होती है तो ऐसे में राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? संघ करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। जितने राज्य हैं हमारे देश के, इनकी रक्षा, जैसे जम्मू कश्मीर में इतनी फोर्स क्यों लगी हुई है, नॉर्थ ईस्ट में इतनी फोर्स क्यों लगी हुई है, दंतेवाड़ा, बक्सर, जहां जितने भी एरिया जहां नक्सली प्रभावित क्षेत्र है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी फोर्स क्यों भेजी हुई है? आर्टिकल 355 के कारण से। ये दायित्व दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो रक्षा करे स्टेट की। पहले होता था ना, राजा महाराजा अनाउंस कर लेते थे, अंग्रेज भी आए, उन्होंने भी सहायक संधि प्रणाली के तहत ये अनाउंस कर लिया कि भाई हम क्या करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल 355 ये कहता है कि हम राज्यों की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है संघ का यह कर्तव्य होगा, ड्यूटी है उसकी, कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, मतलब प्रत्येक राज्य में यदि कोई दंगा भी हो जाए, देखो आमतौर पे होता है कानून व्यवस्था जो विषय है, लॉ एंड ऑर्डर समझ रहे हैं, कानून के अंतर्गत ही हम सब। कानून क्या कहता है? हर तरीके के नागरिक कानून बने हुए हैं। आप घर से निकलते हैं तो कानून ये कहता है कि बाएं तरफ चलना चाहिए, आपको गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव करना है आपको बाएं तरफ। कानून ये भी कहता है कि रेड लाइट आ रही है तो उसमें रुक भी जाना है। कानून ये भी कहता है कि किसी तरीके का अपराध ना हो, सभी नागरिक अपना जीवन अच्छे से जिए। जो कानून तोड़ेगा उसको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा, उसके लिए पुलिस व्यवस्था बनाई गई है। तो कानून व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है कि राज्य सरकारें अपने राज्य में कानून व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जो कानून कहता है उस कानून को मानना चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाए कि कानून व्यवस्था से बड़ी व्यवस्था कोई समस्या है, मान लो दंगे हो गए, सांप्रदायिक दंगे हो गए। अब सांप्रदायिक दंगे हैं, कहीं पे नक्सली गतिविधि है, कहीं पे विप्लववाद की समस्या है, कहीं पे उग्रवाद की समस्या है, तो ये कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, ये आंतरिक अशांति की समस्या है। इसको बोलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा की समस्या है। देश के अंदर जो है अव्यवस्था पैदा करने वाले अराजक तत्वों की समस्या है। तो इसमें कौन एक्शन लेगा? आंतरिक सुरक्षा विषय है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स होती है। ये जितने भी है ना आर्म्ड फोर्स बनाई गई है ना, सशस्त्र बल बनाए गए, जैसे सीआरपीएफ हो गया, जैसे मेट्रो में जाएंगे तो वहाँ पे सीआईएसएफ के जवान लगे होंगे। ठीक है, सीआईएसएफ को जिम्मेदारी दी गई कि भारत के जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं, ठीक है, उन सभी को वो क्या करे, चाहे वो जितने भी आपके मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल एयरपोर्ट हैं, या फिर आपका जो है मेट्रोज हैं, या जितनी जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन सब की जिम्मेदारी किसके पास है? सीआईएसएफ के पास है। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी यही है कि आप जो है जैसे बेल, गेल, ओएनजीसी, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, वहाँ पर भी कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन सुरक्षा प्रदान कराएगा? सीआईएसएफ। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ये जो अस्पतालों ये सब में लगे रहते हैं वो सब अभी आते हैं, सब जगह आते हैं। अस्पतालों में तो राज्य पुलिस रहती है, स्टेट पुलिस होती है, कानून व्यवस्था, वहाँ पे थोड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है। ठीक है, इसके बाद बॉर्डर के लिए हमने अलग अलग फोर्सेस बना रखी हैं। हमारी बॉर्डर जो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के लगेगी, वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगती है जिसका नाम है बीएसएफ। बीएसएफ आपकी भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के साथ, भारत चीन के साथ लगती है आईटीबीपी, इंडो टिबेटन पुलिस फोर्स। ठीक है, ताकि ये मतलब क्योंकि बॉर्डर अलग तरीके की है ना पूरा, देखो हर बॉर्डर की अपनी विशेषता है। पाकिस्तान के साथ लगने वाली बॉर्डर की विशेषता क्या है? ये दलदली क्षेत्र से भी जाती है, रेगिस्तान से भी होके गुजरती है, ये जो है आपका मैदानी क्षेत्र से भी होके गुजरती है, पर्वतीय क्षेत्र से होके भी गुजरती है। तो इस बॉर्डर का, तो उसके लिए उसी तरीके का उनको प्रशिक्षण दिया जा सके हर क्षेत्र के लिए। जो प्रशिक्षण पर्वतीय क्षेत्रों का होगा वो मरुस्थलीय क्षेत्रों का नहीं होगा ना, अलग अलग होगा ना, वहाँ की चैलेंजेस अलग अलग हैं सिक्योरिटी या बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर। तो बीएसएफ और आईटीबीपी पर्वतीय क्षेत्रों में अलग तरीके की समस्याएं हैं, हाइट में रहना पड़ता है, उनको अलग तरीके से ट्रेंड किया जाएगा, तो वहाँ पे आईटीबीपी अलग बनाई गई है। ठीक है, भारत नेपाल और भारत भूटान, यहाँ पे हमारा लगता है सशस्त्र सेना बल एसएसबी के जवान लगते हैं यहाँ पे। भारत और म्यांमार की बॉर्डर पे असम राइफल्स के जवान लगते हैं। ठीक है, असम राइफल्स, इसको नॉर्थ ईस्ट का प्रहरी कहा जाता है, इसके जवानों के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की पुलिस फोर्स होती है जिसको सीआरपीएफ बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स।
और इन फोर्सेस के अंदर अलग अलग दस्ते होते हैं, ठीक है। जैसे कि आतंकवाद रोधी के लिए इन सभी जितने भी बड़ी बड़ी फोर्स है, देखो सेना अलग है, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, ये अलग है, इसका काम ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं। जितने भी सशस्त्र बल हैं ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं। देश के अंदर कुछ भी गड़बड़ होगा ये होम मिनिस्ट्री का विषय है, उसको शांत कराना। देश की बॉर्डर यदि असुरक्षित हो गई तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है। तो अभी बॉर्डर पे बीएसएफ लगी हुई है, लेकिन मान लो भारत पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो बीएसएफ क्या होगी, पीछे आ जाएगी। कौन जाएगा, इंडियन आर्मी। फिर इंडियन आर्मी वहां पहुंच जाएगी और इंडियन आर्मी, युद्ध के लिए हमारे यहाँ पे आर्मी है, आर्मी को उसी तरीके से हम डील कर रहे हैं, उसी तरीके से उसको ट्रेंड कर रहे हैं, उनके उसी तरीके से एक्सरसाइज डिजाइन की जा रही है ताकि जब युद्ध की स्थिति आए तो इंडियन आर्मी पहुंचे। लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी का काम जो है उसके लिए हमने एक अलग फोर्स बना रखी है, युद्ध के लिए बीएसएफ के जवान नहीं है, उसके लिए फिर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जाएगी। जब आपने देखा होगा पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा के अटैक में कौन गए थे, सीआईएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान थे, उनका पूरा का पूरा एक जो है दस्ते को बम से उड़ा दिया गया। और इसके बाद फिर इंडियन एयरफोर्स सामने आई, जो सर्जिकल स्ट्राइक 2 ही इंडियन एयरफोर्स ने की, सर्जिकल स्ट्राइक 1 जो है इंडियन आर्मी ने की, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे देश की सुरक्षा को प्राइमरी बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दायित्व दिया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट देश के अंदर आंतरिक क्षेत्रों पे अपनी खुद की, सीआरपीएफ के अंदर कई दस्ते होते हैं, जैसे रैपिड एक्शन फोर्स। जब कभी आप देखेंगे, मान लो कोई आंदोलन चल रहा है, मान लो किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन क्या है, कभी भी उग्र हो सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कोई भी अराजक तत्वों के द्वारा हाईजैक कर लिया जाए आंदोलन। इतनी भीड़ होना, इतनी गिदरिंग होना 2 मिनट का काम है। कई बार पॉलिटिकल एजेंडा भी होते हैं, राजनीतिक में भी ये राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए देश को आग में झोंक दिया जाता है। तो उसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स बनाई गई है, उसके जवान होते हैं सब 6-6 फुट के, है ना। देखेंगे लगभग हल्का ब्लूइश कलर की ड्रेस होती है उनकी, वो भी सीआरपीएफ का ही एक दस्ता है, रैपिड एक्शन फोर्स, है ना। एक बार जब भी कहीं पे दंगे जैसी स्थिति हो रही हो, लोग उग्र हो रहे हो, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग आकर एक बार मार्च कर दे, बस आधी तो गर्मी वहीं उतर जाती है, ठीक है। उनके पास एक डंडा भी होता है प्लास्टिक का, एक बार चिपक गया बॉडी में, समझिए फिर आपकी सारी गर्मी उतर जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। करंट लेके थोड़ा ना घूमेंगे, नहीं तो कहीं आपसे में, लेकिन वो एक बार प्लास्टिक की चीज़ है, जब आपके बॉडी के साथ संपर्क होगा उसका तो बढ़िया ही होगा, चिपकेगी तो पूरी चिपकेगी, आनंद आ जाएगा आपको बढ़िया से, ठीक। करंट जैसा लगेगा आपको, जब आपके बॉडी में पड़ेगा तो करंट जैसे ही लगेगा। ईश्वर न करे कभी पुलिस का डंडा पड़े। तो आरपीएफ जो होती है उसका रैपिड एक्शन फोर्स हो गई। जो नक्सली क्षेत्र हैं, चूँकि नक्सलियों के साथ अलग समस्या है, ये युद्ध नहीं कर रहे हैं, ये छदम युद्ध कर रहे हैं, कभी छुप गए फिर लड़ लिए। कोबरा बटालियंस इसके लिए बनाई गई हैं, उनको ऐसे ही गोरिल्ला युद्ध पद्धति, गोरिल्ला को भी देखिए, शेर को परेशान करना हो 2 मिनट लगता है उसको, 2 थप्पड़ शेर को मारेगा, गायब। शेर थोड़ी देर तक ढूंढता रहेगा, फिर इसका कहीं पे आए 2 थप्पड़ मारा शेर को, शेर परेशान कर देता गोरिल्ला। छुप के वार करना, कभी भी आज तक नक्सली सीधे सीधे लड़े ही नहीं। नक्सली जब घात लगाते हैं तब वो खुद निकल के आते हैं, लेकिन कभी यदि उनको ऐसा हो गया, नक्सलियों को कभी ऐसा हो गया, बहुत सारे आपके ही सीनियर हैं जो जैसे कुछ बालाघाट में पोस्टेड हैं, बालाघाट एमपी में पड़ता है, नक्सलाइड एरिया है, खतरनाक। तो कई बार डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, तो बताते हैं कि सर जब कभी आमना सामना पड़ता है नक्सलियों से, तो जैसे इनको पता चला कि यहाँ पे नक्सली हैं, मूवमेंट पता चल जाती हैं, है ना। तो यदि मूवमेंट पता चलती है तो कभी भी यदि नक्सलियों को पुलिस ने फायरिंग की तो नक्सली वहाँ पे रुक करके उनके जवाब नहीं देते, वो पीछे अपना बंदूक रखे शूट करते करते भाग जाते हैं। वो कभी भी आके लड़ेंगे ही नहीं, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हो। वो घात लगा के जब देखेंगे सब शांत हैं, कैंप खाली पड़ा है या कोई जो है दस्ता जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें घात लगा के वो उड़ा देंगे पूरे के पूरे दस्ते को, वो सब करते हैं। तो अब इसके लिए अलग तरीके से इसको डील करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा ना है कि कोई भी जो है वो करेगा। लेकिन जो इंडियन जो सेना होती है, सेना देखो बहुत अलग तरीके से पूरी ट्रेनिंग होती है सेना की। उनको सिर्फ एक मोटिव है, उनका मोटिव ये नहीं है। पुलिस के पास ये है कि पुलिस का काम होता है कि जैसे पुलिस हो गई, पुलिस का पास जिम्मेदारी है कि उसे नागरिकों के साथ रहना है, नागरिकों के बीच में रहना है, उनके साथ संबंध बना के रखना है। लेकिन सेना इमोशनल नहीं होती है। बॉर्डर में आप इमोशनल हो गए तो आप किसी को एक सिंगल बुलेट नहीं चला पाएंगे,
ठीक है, पता चला कितनी बुलेट आपको लग गई। तो सेना को अलग तरीके से डील किया जाता है, उनकी मेंटल स्टेटस को उस तरीके से डेवलप किया जाता है, पुलिस को अलग तरीके से डील किया जाता है ना। जब कभी आतंकवादी हमले होते हैं, जैसे ताज में हमला हुआ, तो ताज में हमला होने में जो पुलिसकर्मी थे या हमारे एनएसजी के जवान थे, उनके एक चैलेंजेस हैं, उनको देश के नागरिकों को भी बचाना है। लेकिन जो आतंकवादी आए थे 10 क्यों भारी पड़ गए? क्योंकि उनका एक ही मोटिव था। उनका क्या मोटिव था? कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मारना है, बचाना नहीं उनको किसी को। नहीं तो कितना लगे, 2 सेकंड लगे, 2 सेकंड में उड़ा दो, कितना बड़ा काम है। यदि उड़ाना ही है तो हाँ, राज्य से बड़ा फिर किसी के पास है पावर। लेकिन राज्य को ये रहता है कि नागरिक हैं कोई, तो उनको भी बचाना है वहाँ पे, और उस चक्कर में बहुत सारे जो है कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, बहुत सारे हमारे अधिकारी भी मारे जाते हैं, सीनियर्स भी मारे जाते हैं, है ना। ठीक है, तो आर्टिकल 55 जो है ना, ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी यदि कहीं पे डिस्टर्ब होती है, किसी राज्य के ऊपर आक्रमण होता है, तो संघ का ये ड्यूटी दी गई, संघ को ये कर्तव्य दिया गया है कि वो प्रत्येक राज्य की सरकार को इस संविधान के उपबंधों के अंतर्गत क्या करेगा। ठीक है, क्लियर है। आर्टिकल 5355 क्लियर। तो यहाँ पे लिखा है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्यमण आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। इसके बाद आर्टिकल 356, ये ही है आपका अगला आपातकाल, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने, अन्यथा यह समाधान हो जाता है या तो राज्यपाल प्रतिवेदन दे दे, राज्यपाल का भी प्रतिवेदन, या तो ये समाधान कहां से होगा, 365 है, 356, 357, 365 निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो राष्ट्रपति को समाधान हो गया। समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा क्या करेगा, उस राज्य के सरकार के सभी या कोई कृत्य राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित उसके द्वारा प्रयुक्त कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। तो जितने भी कृत्य हैं सभी कृत्यों को क्या करेगा, वो एक तरीके से जो विधायिका है, जो चुनी हुई सरकार है, वो खत्म हो जाती है और वहां पे प्रेसिडेंट का एजेंट के तौर पे राज्यपाल काम करते हैं। राज्यपाल के द्वारा ही फिर पूरा गवर्नमेंट चलाई जाती है, ठीक है, लेकिन वो राष्ट्रपति के नाम से चलाई जाती है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल में राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित उसके द्वारा प्रयुक्त सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा। तो सारी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और जब यह उद्घोषणा होगी तो उद्घोषणा के बाद संसद से इसको भी क्या करवाना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा। इसके लिए समय कितना दिया गया है, 2 महीने। 2 महीने का समय इसको दिया गया है कि 2 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, इस उद्घोषणा को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाई जाएगी। वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है तो 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिए किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है वो एक बार में 6 महीने के लिए लग सकता है मैक्सिमम। 6 महीने के बाद फिर से क्या पड़ेगा, फिर अनुमोदन कराना पड़ेगा, फिर उसे बढ़ाना पड़ेगा, फिर अनुमोदन कराना पड़ेगा, फिर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बार बार जो है उसको कई बार जो है अनुमोदन कराना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे पहले इसको समझ लो कि पहले ये उपबंध किया गया है कि यदि संसद, मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया, संसद से अनुमोदन कराना पड़ेगा, अवधि कितनी है, 2 महीने की। कितनी, 2 महीने की। लेकिन मान लीजिए लोकसभा का विघटन हुआ तो लोकसभा राज्यसभा से तुरंत क्या किएगा, अनुमोदन ले लिया जाएगा, और जब लोकसभा चुन के आएगी तो 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को अनुमोदन करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है, ये लिखा है लोकसभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया तो उद्घोषणा की तारीख से जिसमें लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यानी 30 दिन के अंदर अंदर उसको अनुमोदन करना पड़ेगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। तो पहली बात, दोनों सदनों से अनुमोदन होना चाहिए। इसमें अनुमोदन, उसमें अनुमोदन कितना था, 1 माह फिर 30 दिन। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 2 मास और फिर 30 दिन। ठीक है, इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा वापस नहीं ली जाती तो ऐसी उद्घोषणा किए जाने की तारीख से 6 मास की अवधि के प्रवर्तन नहीं रहेगी। मतलब कि हर 6 महीने में रिन्यूअल कराना पड़ेगा। जैसे आपातकाल को रिन्यूअल कराना पड़ता है, वैसे इसको भी संसद के सदन से बार बार अनुमोदन करवाना पड़ेगा कि हम बढ़ा रहे हैं आपातकाल। तो एक बार में कितना बढ़ा सकते हैं, 6 महीने।
अब मान लीजिए कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष तक मैक्सिमम। कहीं किसी भी स्टेट में आपातकाल कितना हो सकता है, 3 वर्ष तक। लेकिन अब मान लो 3 वर्ष में भी स्थिति बहुत असामान्य हो जाए, वहाँ पे अभी भी चुनाव कराया जाना संभव ना हो। आपातकाल तो इसलिए लगाया गया ना कि वहाँ चुनाव करके नई संवैधानिक सरकार बनाई जाए उस राज्य में। लेकिन कई बार क्या होता है कि वहाँ पे ये स्थिति जैसे पंजाब में आई थी, पंजाब में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ठीक है, खालिस्तान वाला इशू हुआ, तो उस दौरान जो है वहाँ पे अराजकता की स्थिति बहुत हो गई। 3 महीने से ज़्यादा समय जो है वहाँ पे बीत गया। और निर्वाचन आयोग, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग की पहले राय ली जाती है कि क्या आप चुनाव करवा पाएंगे यहाँ पे। यदि निर्वाचन आयोग ने कह दिया कि अभी चुनाव की स्थिति नहीं है, तो उसको 3 महीने से 3 साल से ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि निर्वाचन आयोग ने कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं, अब चुनाव हो सकते हैं, तो 3 साल मैक्सिमम अवधि रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिखा है, ठीक है, अधिकतम कितना है, 3 वर्ष, मैक्सिमम 3 वर्ष। हर 6 महीने बाद रिन्यूअल होते 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 3 वर्ष मैक्सिमम ये रह सकता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु यह भी पंजाब राज्य की बात, पंजाब राज्य में 11 मई 1987 को खंड 1 के अधीन उद्घोषणा की दशा में इस खंड के परंतु 3 वर्ष के प्रति यह निर्देश माना जाएगा कि मानो वहाँ 5 वर्ष, वहाँ 5 वर्ष तक लगा रहा लगातार। ठीक है, तो संशोधन करके लिखना पड़ा उस बात को। 3 वर्ष ही मैक्सिमम था, लेकिन पंजाब में अब तो कि 3 वर्ष में मामला सुलटा नहीं, तो क्या हुआ, वहाँ लगातार लगाए रखा गया। तो यहाँ लिख दिया गया कि पंजाब में जो लगा था उस टाइम पे माना जाएगा कि वो 5 साल तक लगा। ठीक है, संविधान संशोधन करके उस बात को लिख दिया गया। क्लियर है? ठीक है, जब भी कोई चीज़ संविधान के इतर होगी तो फिर संविधान में वो बात लिखी भी तो होनी चाहिए, नहीं तो गैर संवैधानिक नहीं है। संविधान संशोधन करके पहले लिखा गया। ठीक है, खंड 5 में खंड 4 की किसी बात के होते हुए खंड 3 के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के आगे किसी भी अवधि के लिए ऐसी उद्घोषणा को प्रवर्तन बनाए रखने के संबंध में कोई भी संकल्प संसद के किसी भी सदन द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब ऐसे संकल्प पारित किए जाने के समय आपात की उद्घोषणा यथास्थिति संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य के किसी भाग में प्रवर्तित हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खंड 3 के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा को प्रवर्तन बनाए रखना संबंधित राज्य की विधानसभा के साधारण निर्वाचन करने में कठिनाइयों वही है। निर्वाचन आयोग कहता है भैया हम चुनाव भी नहीं करा पाएंगे, तो इसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 356 ये है, लिख लो। अब इसके बारे में लिखे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारतीय संविधान, ये 3 आर्टिकल जो मैंने 257, 256 और 365 बताए, आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने समझा दिया है। ठीक है, या एक बार आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा, सारे आर्टिकल जितने मैंने बता दिए। देखो मैंने जितने आर्टिकल बता दिए हैं सारे पढ़ लो, बाद में मैं अगेन टू अगेन आप सोचे मैं रिपीट करूं, नहीं हो सकता। बीच बीच के बहुत आर्टिकल मैंने बता दिए। ठीक है, अगला लिखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर, राज्यपाल के पास ये भी बहुत बड़ी शक्ति है, चाहे तो आपातकाल लगवा सकता है। यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या अन्यथा उसे यह समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वह उस राज्य में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। तो वह उस राज्य में आपात की उद्घोषणा कर सकता है, परंतु इस उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों से करवाना अनिवार्य है। संसद के दोनों सदनों से करवाना अनिवार्य है यदि करवाना अनिवार्य, ये लिखे, जिसकी अवधि 2 मास है, जिसकी अवधि 2 मास है। ठीक है, और लोकसभा यदि विघटित रहती है तो जैसे ही बैठेगी तो 30 दिन के अंदर अंदर करेगी। 2 मास है, ये हो गया आर्टिकल 356। कोई दिक्कत? हाँ, 352 के तहत रहेगा, उसमें कोई ऐसा नहीं कि 3 वर्ष या 5 वर्ष तक? नहीं, वो लगातार जब तक स्थिति असामान्य रहेगी तब तक वो बढ़ता रहेगा। ये राज्यों का मामला है। राज्य में चूंकि एक चुनी संघीय शासन प्रणाली खत्म हो जाएगी यदि ये
प्रावधान हटा दिया गया, 3 वर्ष वाला हटा दिया गया, तो हमेशा बना ही रहेगा। ठीक है। 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, 1965 तक चला, फिर 1965 में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, फिर 1971 में लग गया। 1971 वाला लगा ही था, तभी 1975 में फिर लगा दिया गया, तो वहाँ पे कोई वो बंद नहीं है 352 के लिए। 356 के लिए अधिकतम अवधि का उपबंध है, 3 वर्ष मैक्सिमम। अगर राज्यपाल कहेंगे संविधान में विफल है तो उसे कुछ आधार तो देंगे। हाँ वो तो देंगे, ऐसे क्या देंगे? ऐसे थोड़ा ना बोल देंगे, हंसी मजाक थोड़ा ना चल रहा है। ठीक है, मान लो दंगे ही हो जाए तो बोल दिया कानून व्यवस्था और ये इसके हिसाब से देश नहीं चल रहा, राज्य नहीं चल रहा, फिर लगाया जा सकता है। तो वो तो लिख ही देना पड़ेगा। लिखित नहीं, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि लिखित है, लेकिन प्रतिवेदन ऐसे थोड़ा ना होगा, मुँह जबानी प्रतिवेदन थोड़ा ना बोल के देंगे। प्रतिवेदन तो वहाँ पे एक रिटन फॉर्म पे ही होगा। हर साल प्रतिवेदन हर राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति को भेजना पड़ता है कि राज्य का शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, रिपोर्ट बना के एक भेजनी पड़ती है राज्य की। वहाँ राज्यपाल बनने के बाद ऐसे थोड़ा ना है कि बैठ गए बस राजभवन। प्रतिवेदन यदि ऐसा जाता है तो कि राज्य के बस की नहीं है कि इसको अब वो कर सकते। यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है, विवेकाधीन शक्ति है ना उसकी, राज्यपाल को ऐसा लगता है वो तो जब चाहे तब लगा दे, सामान्य स्थिति में भी चाहे तो प्रतिवेदन भेज दे। ठीक है, सर ऐसा ही हो सकता है कि प्रतिवेदन देने देते तक लेट हो जाए तो ऐसे मौखिक बोल दे। प्रतिवेदन देने तक लेट हो जाएगा तो राष्ट्रपति को संज्ञान हो जाएगा, तब तक समाधान हो गया तो खुद ही लगा देंगे। ठीक है ना। और इसमें भी 2/3 बहुमत और ये सब चाहिए। नहीं नहीं, इसमें 2/3 बहुमत नहीं है, इसमें सामान्य बहुमत से ये पारित हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल बड़ा है, कारण वहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट जाते हैं, यहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट नहीं जाते राष्ट्रपति शासन में। राष्ट्रीय आपातकाल में आपके आर्टिकल 358 359 लग जाते हैं। और जिस राज्य में लगा राष्ट्रपति शासन में कभी फंडामेंटल राइट खत्म होंगे देश के नागरिकों के? किसी राज्य में वहाँ तो सरकार ही खत्म हो रही है ना, सरकार, फंडामेंटल राइट थोड़ा ना खत्म हो जाएंगे, वहाँ पे संसद सा राज्य करने लगी, खत्म बात। फंडामेंटल राइट का वायलेशन 356 नहीं करता है। ठीक है, जब 352 के तहत लगेगा तब फंडामेंटल राइट जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात के। आर्टिकल नेक्स्ट है आपका 357, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग, मतलब कौन करेगा विधायी शक्ति का प्रयोग? सब संसद करेगी, यही लिखा हुआ है। जहां अनुच्छेद 356 के खंड 1 के अधीन बनाई गई उद्घोषणा, यह घोषणा की गई है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होंगी, संसद को हो जाएंगी। ठीक है, राज्य के विधानमंडल विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने और इस प्रकार प्रदत्त शक्ति अन्य प्राधिकारी को जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे शर्तों के अधीन जिन्हें राष्ट्रपति अधिरोपित करना ठीक समझे प्रत्यायोजन करने के लिए राष्ट्रपति प्राधिकृत करने संसद को, यानी सारी पावर राष्ट्रपति के पास हो जाएगी। राष्ट्रपति राज्यपाल को पावर दे देता है कि भैया करो मेरे हिसाब, मेरे अंतर्गत, मतलब मेरे प्रतिनिधि के तौर पे आप ही पूरा राज्य चलाओ। ठीक है, और बाकी पूरी पावर संसद के पास आ जाती है। संघ को उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करने, उनके कर्तव्य आरोपित करने अथवा शक्तियों का प्रदान किया जाना, कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना, प्राधिकृत करने के लिए विधि बनाने की संसद को अथवा राष्ट्रपति को ऐसे प्राधिकारी जिनमें से ऐसी विधि बनाने की शक्ति उपखंड का के अधीन निहित होगी। ठीक है, तो मतलब सारे के सारे जितने भी अधिकारी होंगे सब संसद के अधीन काम करने लग जाएंगे। जब लोकसभा सत्ता में नहीं है तब राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय प्राधिकरण की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। मान लो लोकसभा नहीं है सत्र में और पैसा खर्च होना है स्टेट में, तो राष्ट्रपति करवा सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अगला है राज्य के विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा अथवा राष्ट्रपति या खंड 1 के उपखंड का में निर्दिष्ट आदि प्राधिकारी द्वारा बनाई गई विधि जिसके अधीन संसद या राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकारी अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होता, उद्घोषणा के प्रवर्तन न रहने के पश्चात प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक सक्षम विधानमंडल या प्राधिकारी द्वारा उसका परिवर्तन निरसन नहीं करे। मान लो कि होता यह है कि संसद राज्य विधानमंडल खत्म हो जाएगा, 356 जैसे ही लगेगा, वैसे ही संसद कानून बनाएगा बहुत सारे विषयों पर, तो जो कानून बनाए जाएंगे वो तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक नई राज्य विधानमंडल उनको समाप्त न कर दे। ठीक है, उनका भी प्रभाव वही रहेगा जो विधानमंडल का होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगला है 358 और 359, ये दोनों जुड़े हुए हैं किससे? आपके मूलाधिकारों से जुड़े हुए हैं। जैसे ही दो आधार हैं, युद्ध एंड बाह्य आक्रमण, युद्ध और बाह्य आक्रमण,
ठीक है, ये 2 आधार हैं। इन 2 आधारों पर यानी आर्टिकल 352 की बात हो रही है। 352 यदि इन 2 आधारों पे लग रहा है तो 358 तुरंत जिंदा हो जाएगा। 358 क्या कहता है? आर्टिकल 19 को समाप्त कर देता है। ठीक है, आर्टिकल 19 को समाप्त कर देता है। ठीक, 20-21 कभी नहीं मरेंगे, 20-21 हमेशा जिंदा रहेंगे। किसी भी कंडीशन पे आर्टिकल 20 और 21 छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो सकते हैं। तो जैसे किसी देश में युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण से आपातकाल लगेगा, आपका ये आर्टिकल खत्म हो जाएगा। 19 वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि राष्ट्रपति को ये लगता है कि इतने से बात नहीं बन रही तो वो क्या करेगा? 359 का प्रयोग करेगा और एक नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें लिखा होगा कि 20-21 को छोड़कर ये अनुच्छेद भी आपके समाप्त कर दिए जाते हैं। ये आपका 358 है, स्वतः संज्ञान से समाप्त करने को लेकर के। चलिए, तो यही चीज़ है यहाँ पे 358 में लिखा हुआ आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब युद्ध बाह्य आक्रमण के कारण भारत या उसके राज्य के किसी भाग में सुरक्षा के संकट में होने की घोषणा करने वाली आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब अनुच्छेद 19 की कोई बात भाग 3 में यथा परिभाषित राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने या कोई ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई करने की शक्ति को जिसे राज्य उस भाग के अंतर्विष्ट उपबंधों के अभाव में बनाने या उसके करने में सक्षम होता निर्बंधित नहीं करेगी, किंतु इस प्रकार बनाई गई कोई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन के ना रहने पर, जब आपातकाल खत्म होगा तो आपातकाल के बाद वो विधि भी समाप्त हो जाएगी, प्रभावहीन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपातकाल जब तक रहेगा तब तक आर्टिकल 19 का उल्लंघन माना जाएगा कि कर सकती है राज्य। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आर्टिकल 359 में यही आपात के दौरान भाग 3 के प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन, तो वही है जहां आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में, ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाई है आपातकाल वर्सेस मूलाधिकार में। ठीक है, वहाँ रिवाइज कर लेना है। जहां आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक घोषणा कर सकेगा कि आर्टिकल 20-21 को छोड़कर भाग 3 में प्रदत्त ऐसे अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए जो उस आदेश में उल्लिखित किए जाएं, किसी न्यायालय के समावेदन करने के अधिकार और इस प्रकार उल्लिखित अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में लंबित सभी कार्रवाइयां उक्त अवधि जिसके दौरान उद्घोषणा प्रवर्त रहती है उसके लघुतर ऐसी अवधि के लिए आदेश विनिर्दिष्ट किए जाए निलंबित रहेगी। ठीक है, तो सिंपल वही बात है कि बाकी के जो है वो उनको भी तोड़ा जा सकता है और 359 का खत्म हो गया है। ठीक है, तो लिख लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 और 59, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूलाधिकारों के प्रवर्तन को, मूलाधिकारों के निलंबन को, ये लिखिए मूलाधिकारों के निलंबन को, मूलाधिकारों को निलंबित करने की शक्ति संसद को प्रदान करता है। नहीं, कार्यपालिका को प्रदान करता है। लिखिए मूलाधिकारों को निलंबित करने की शक्ति कार्यपालिका को प्रदान करता है, कार्यपालिका को प्रदान करता है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, वही जो मैंने वहाँ पे लिखवाया है उसी को देख लीजिएगा आप। ठीक है, वही सेम बात है। अब चलते हैं 360 में। 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बात की गई। आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल का मतलब है कि अब मान लीजिए देश में ऐसी स्थिति हो जाए, ठीक है, देश में ऐसी स्थिति हो जाए कि आर्थिक तंगी हो जाए। जैसे मान लीजिए 1991 में हुआ था, भुगतान संतुलन की समस्या थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या थी, देश के पास 7 दिनों का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, आप अपने आप को वित्तीय आपातकाल अपने देश में लगा सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, मान लो आप हैं, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा लेने आप जाएं तो क्या आप उससे कहेंगे कि मैं दिवालिया हो गया हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दिवालिया हो गया हूँ? आप तो दामने वाले से ही कहते हो ना, बस 10 दिन के लिए चाहिए फिर लौटा दूंगा मैं, बस 5 दिनों के लिए दे दो, फिर चाहे आप गायब हो जाओ, फ़ोन बंद कर लो। लेकिन पहले हम अपनी साख दिखाते हैं, समझ रहे हो ना, पहले हम क्या करते हैं, अपनी साख दिखाते हैं। दिखाते कि नहीं दिखाते कि हमारी क्रेडिट है कुछ ना कुछ। यदि कोई भी जाके कहेगा आर्टिकल 360 देश में यदि लगा दिया गया तो यही तो हो गया ना कि हम दिवालिया हो गए। ये बंद रख दिया गया है कि कभी ऐसे हालात बनते हैं देश में तो ऐसे हालातों के समाधान के लिए वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है।
ठीक है, क्या लिखा हुआ है 360 में? यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र में किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व प्रत्यय संकट में है, तो उद्घोषणा के द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकता है कि पश्चातवर्ती उद्घोषणा को कभी भी वापस ले सकता है, परिवर्तित कर सकता है। यह भी संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जाएगी। जब वित्तीय आपातकाल लगेगा संसद के दोनों सदनों के सामने रखे जाएगा और कितने दिन में पारित होगा? 2 मास में। 2 मास के अंदर अंदर इसका अनुमोदन जरूरी होगा कि 2 मास के अंदर अंदर अनुमोदन करना होगा। यदि लोकसभा का विघटन है और फिर से नई लोकसभा बैठती है तो 30 दिन। सेम वही सिस्टम जैसा राष्ट्रपति शासन में था। ठीक है, पहले 352 के तहत 1 मास 30 दिन, 356 के तहत 2 मास 30 दिन और इसके तहत 2 मास 30 दिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ पे लिखा गया है कि देखो जब कभी आपातकाल मान लो लग जाए धोखे से तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी कि जितने भी आपके कार्यपालिका के लोग हैं, जितने भी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जैसे यहाँ तक कि जो न्यायाधीश तक हैं, राष्ट्रपति का भी वेतन, सैलरी, जितना कुछ भी होगा वो सब में कटौती की जाएगी। ये लिखा हुआ है, राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाला वो बंद किया जाएगा। धन विधेयक भी होगा। धन विधेयकों और अन्य विधेयकों में जिनका अनुच्छेद 207 में लागू होते हैं राज्य के विधानमंडल में पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। जो राज्य स्तर की जितनी सेवाएं हैं वहाँ पे जितना पैसा है सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा कि खर्च करना है कि नहीं करना है, एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, सब कटौती हो जाएगी। जब संकट में पैसा ही नहीं है तो थोड़ा ना सबको बांटेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको देखेगी। और यहाँ पे ये भी लिखा हो, राष्ट्रपति उस अवधि के दौरान इंडियन अनुच्छेद के अनुद्घोषणा प्रवृत्ति में रहती है संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी हैं उनके वेतन, मतलब इनको भी, ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सैलरी नहीं कटेगी, सबकी सैलरी कटेगी फिर, है ना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता फिर नहीं देखी जाएगी। सभी कार्यपालिका अधिकारियों की सबकी सैलरी में प्रभाव पड़ेगा। अभी कोविड के दौरान ही आपने देखा था, वो तो वॉलंटरी था कि मंत्रिमंडल ने कहा कि भाई हम अपनी पूरी सैलरी का 30% कटौती करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर है? इसमें तो बता रहे हैं कितने % तक इसमें काटी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बनाया जाएगा उस समय जो स्थिति होगी। कोई पता है क्या कि क्या कंडीशन होगी? वित्तीय आपातकाल लगाने से क्या हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल लगाने से देश का जितना भी पैसा है, जो भी उलूल का जुलूल का खर्च हो रहा है, राज्य सरकारें अपने धन विधेयक पारित करके खर्चा करें, सब कंट्रोल कर दिया जाएगा। जो आप लोगों को सब्सिडी मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, सब कंट्रोल कर दिया जाएगा। खर्चे कंट्रोल्ड हो जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे। समझ रहे हैं? अभी क्या हो रहा है, घर है मान लीजिए आपका, घर में पैसा है, सब मालिक हैं, सब खर्चा कर रहे हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं, सबके अकाउंटों में पड़ा हुआ है। मान लो ऐसा हो जाए घर में कुछ बचे ही ना, तो मालिक एक हो जाता है, भैया जिसको पैसा चाहिए इससे लो, ये बताएगा खर्च करना है, फिर खर्चे सीमित हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जितनी भी ऐसा लगता है कि फ्यूचरिस्टिक हैं उनको क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है, भाई ये काम नहीं होंगे अभी, इनको बाद में करेंगे। समझ रहे हैं? एजुकेशन तक रुक जाती है लोगों की, कमाने में लग जाते हैं कि भाई पहले अब अर्निंग करो सब लोग, तब बाद में खर्चे करेंगे। सेम वैसी कंडीशन है और क्या है। ठीक है, यदि कभी ऐसा तो लिख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में यह बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय, वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है, तो उद्घोषणा के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, जिसका अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाना अनिवार्य है। जिसका अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाना अनिवार्य है। जिसकी अधिकतम अवधि 2 मास है। जिसकी अधिकतम अवधि 2 मास है।
अधिकतम अवधि 2 मास है। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 360। ठीक है, यहाँ पे बस ये लिख लीजिए क्या होगा, इसका प्रभाव भी लिख लीजिए। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति को ऐसे किसी निर्देश के अंतर्गत किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में, किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाला उपबंध, वेतन और भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाला उपबंध किया जा सकता है तथा संघ के कार्यकलाप में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों, संघ के कार्यकलाप में सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने के लिए सक्षम होगा, निर्देश देने के लिए सक्षम होगा। निर्देश देने के लिए सक्षम होगा। ठीक है, तो सबकी कटौती हो सकती है, चाहे जो भी हो, सबकी सैलरी जाएगी। निर्देश देने तक सक्षम होगा तथा धन विधेयकों या अन्य ऐसे विधेयकों जिनको अनुच्छेद 207 के उपबंध लागू होते हैं, जिनको अनुच्छेद 207 के उपबंध लागू होते हैं, राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के लिए उपबंध हो सकेंगे, आरक्षित रखने के लिए उपबंध हो सकेंगे। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के लिए उपबंध हो सकेंगे।
ठीक है, ये हो गया आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 3 प्रमुख आपातकालिक शक्तियों का प्रयोग। खत्म। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियां कुछ लिख लीजिए, कुछ हैं और भी शक्तियां राष्ट्रपति की। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रपति का महाभियोग भर बचेगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट कंप्लीट। देखिए सबसे पहले आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या कहता है राष्ट्रपति को? वो न्यायपालिका के प्रमुख यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श मांग सकता है। ठीक है, तो लिखिए पहली शक्ति लिखिए, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह किसी विधि या तथ्य के, कि वह किसी विधि या तथ्य के ऐसे प्रश्न पर जो व्यापक महत्व का है, ऐसे प्रश्न पर जो व्यापक महत्व का है और उसे लगता है कि, और उसे लगता है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ली जानी चाहिए, और उसे लगता है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ली जानी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय को उस पर विचार करने तथा राय देने के लिए निर्देश दे सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को उस पर विचार करने तथा राय देने के लिए निर्देश दे सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसी राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति ऐसी राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी राय दी जाती है तो राष्ट्रपति जरूरी नहीं कि उस राय को माने ही। ठीक, क्लियर है? अभी तक लगभग 15 से अधिक मामले हो चुके हैं जिनमें से राष्ट्रपति के द्वारा राय ली जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखिए, दूसरा पॉइंट। अगला है आर्टिकल 239। ये आपका यूटीज से जुड़ा हुआ है, केंद्र राज्य संबंध, केंद्रीय प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। तो लिखिए संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन ही चलाया जाता है। ये भी राष्ट्रपति की एक शक्ति है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन भी राष्ट्रपति के अधीन चलाया जाता है। उसे इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। उसे इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अनुच्छेद 239। ये कल पढ़ के आइएगा सारे आर्टिकल। 143 पढ़ना है, 239 पढ़ना है, 256, 257, 365। ठीक है, बाकी जो मैंने आज डिस्कस किए। नेक्स्ट आगे लिखिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में राष्ट्रपति चलाता है उसे। कहाँ चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन चलाया जाता है। उसे इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की भी शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 239 239। नेक्स्ट लिखिए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के रूप में, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को पहचानने तथा उन्हें इन सूचियों में शामिल करने, पहचानने तथा उन्हें इन सूचियों में शामिल करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल लिख लीजिएगा 341 और 342, ये दोनों पढ़ के आने। ठीक है, 341 और 342 में दोनों शक्ति है। 341 में अनुसूचित जाति और 342 में अनुसूचित जनजाति।
ठीक है, कौन अनुसूचित जाति में होगा, कौन अनुसूचित जनजाति में, ये काम भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला लिखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 339 के अंतर्गत, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 339 के अंतर्गत यह शक्ति प्राप्त है कि, को यह शक्ति प्राप्त है कि अनुच्छेद 339 के तहत, अनुच्छेद 339 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि अनुसूचित क्षेत्रों, शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित क्षेत्रों अर्थात जिन क्षेत्रों को जनजातीय आबादी के कारण, अर्थात जिन क्षेत्रों को जनजातीय आबादी के कारण विशेष संरक्षण दिया गया या विशेष संरक्षण दिया जाता है, के रूप में क्षेत्रों को शामिल करने या कुछ क्षेत्रों को सूची से बाहर करने, या कुछ क्षेत्रों को सूची से बाहर करने का निर्णय कर सकें, तथा किसी राज्य विशेष के राज्यपाल से अधिसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रतिवेदन मांग सके, तथा किसी राज्य विशेष के राज्यपाल से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रतिवेदन मांग सके, प्रतिवेदन मांग सके। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों की शांति और सुशासन के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों की शांति और सुशासन के लिए बनाया गया कोई भी नियम राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रभावी नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रभावी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर। ये हो गया आर्टिकल। राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां थी लगभग सारी शक्तियां हमने देख ली। हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की आपातकालिक शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, ठीक है, लगभग सभी शक्तियों के बारे में हमारी चर्चा हो गई है। राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़ा हुआ जो हमारा टॉपिक था कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालीजिए, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, महाभियोग की प्रक्रिया। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें हम महाभियोग की